नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम पॉलिटी सेक्शन में लोकपाल एवं महत्वपूर्ण आयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस हो या उत्तराखंड पीसीएस हो या पुलिस की कोई परीक्षा हो, उसमें आपको देखेगा कि इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे। कोई महत्वपूर्ण आयोग बनेगा और पूछ लेगा कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। या लोकपाल तो आप जानते हैं इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में कुछ पूछ लेगा। इसलिए आज का ये जो लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। याद रखिएगा, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। अगर इनका नाम पीसी घोष आ जाएगा तो वो भी ध्यान रखिएगा। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। याद रखिएगा, लोग अक्सर इसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग लगा देते हैं। याद रखिएगा, लोकपाल एवं लोकायुक्त का सुझाव प्रथम प्रशासनिक रिपोर्ट के तहत आया था। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी। किसने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने, जो 1966 से 70 तक था, प्रथम जो वाला था। याद रखिएगा, राज्य स्तर के लिए उन्होंने अनुशंसा की थी। अब ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान कौन है? लोकपाल। जो मतलब स्विट्जरलैंड ये सब देखेंगे जहां पर ये सब कंट्री है जो हमेशा हर वक्त प्रथम आती, आइसलैंड हो गया, ये सब कंट्री में ओम्बुड्समैन बोला जाता है, तो वहीं भारत में उसको लोकपाल कहा जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल एवं तथा लोकायुक्त की संतुष्टि की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। बाद में हनुमंत थे। संसद के पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था कब? 1968 में रखा गया था। वह राज्य जहां पर लोकायुक्त की स्थापना हुई थी वह महाराष्ट्र है। ध्यान रखिएगा, प्रथम जो हमारे लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष थे। किस आयोग ने इस रिपोर्ट को दी था? वो प्रथम प्रशासनिक आयोग ने बोला था। किस वर्ष कहते हैं इनके लिए एक विधेयक लाया गया था? 68 में लाया गया था। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे। वह पहला राज्य जहां लोकायुक्त नियुक्त किया गया था वह महाराष्ट्र है, तो ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको? राज्यपाल को करता है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदावधि कितनी है? 8 वर्ष की है। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? उत्तराखंड था। उत्तराखंड नहीं कहते, अभी आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड ने ही कहते हैं यूसीसी भी लागू किया है। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, बात सही है। आप देखेंगे अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय नहीं है, तो ये भी जो आप देखेंगे सही है। तो सही स्पष्टीकरण भी करता, सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, क्योंकि अगर ये लिखना चाहिए कि अल्पसंख्यक शब्द का भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यह जो है वह भाषाई एवं धार्मिक आधार पर संसद की समझ के अनुसार चलता है। ऐसा कुछ होता है ऑप्शन, तो जो आपका कथन कारण सही होता है और सही व्याख्या भी की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में सही कथन कौन कौन सा है? भारत के 6 समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक के नाम से अनुसूचित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को जो आप देखेंगे वो 1992 में सांविधिक दर्जा यानी कि स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया। भारत का सांविधिक संविधान धर्म और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है, आर्थिक आधार पर नहीं देता है। आपको याद होगा, आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन के लिए एक बिल आया हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था उसको कमेंट करिएगा, क्योंकि वो जो है आप देखेंगे, इसीलिए जब कोर्ट में चैलेंज किया गया था तो बोला गया था भारत के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसी को लेकर कमेंट किया गया था। लेकिन भारत के संविधान में क्या वर्णित है कि धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को चुना जाएगा। धार्मिक आधार पर भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं। पहला देखेंगे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। वोहरा समिति के अध्यक्ष
अध्ययन के लिए बनाई गई थी। बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? राजनेताओं एवं अपराधियों के गठजोड़ के लिए बनाई गई थी। आप देखेंगे भारतीय राजनीति में 1985 से लेकर लगभग देखेंगे 2015 से 20 तक का जो 10 दशक देखेंगे, वो जो अपराधी थे वो राजनेताओं से साठगांठ करके राजनीति में आ जाते हैं, तो उनको राजनीति को जो विशेष प्रावधान रहते हैं उनको संरक्षण मिलता था। तो इसी के अध्ययन के लिए बोहरा समिति बनाई गई थी जो राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ करते हैं। वह समिति जिसने राजनीतिज्ञ व अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी थी वो थी बोहरा समिति। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने की थी। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के वे भाग जो मान्य अधिकारों के सार्वभौमिक जो मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करते हैं, वह उद्देश्य का राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल्य कर्तव्य है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया गया था कब? 10 दिसंबर 1948 को किया गया था, इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार घोषणा मतलब कि मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद है? 30 अनुच्छेद, ये 30 लिखा है, ध्यान रखिएगा। 10 दिसंबर मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस के रूप में। मानव अधिकार की अवधारणा पर प्रमुख बल दिया था किसने? मानव होते के नाते मानव की गरिमा है। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से लेकर 21 तक के में उल्लेखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव का अधिकार समझा जाता है। यानी यहाँ कहने मतलब ये जो वेस्टर्न कल्चर से संबंधित है। फिर जब आप देखेंगे जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक का उल्लेख अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में सम्मिलित है। याद रखिए ये प्रश्न यूपीएससी 2021 में आया हुआ था। स्वतंत्रता तथा समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा निजता के अधिकार में से वह जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकार नहीं है वह देखेंगे निजता का अधिकार नहीं है। निजता का अधिकार आपको आर्टिकल 21 के तहत भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा। हाँ, फिर है सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन मानवाधिकार कि जिस पीढ़ी के अंतर्गत आता है वह देखेंगे दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। 1 से लेके 21 तक के प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है। फिर आप देखेंगे 22 से लेकर 30 तक द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यानी कि UN हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासियों को शहर में सार्वजनिक स्थान को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर के अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुधार सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। तो ये भी बात सही है और ये वाली बात सही है। अब 1993 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। कब किया गया था? 1, 2, 3। आपको इसमें सीधा पढ़ सकते हैं कि 1993 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था और अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति वो किस आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 123 में लिखी है। तो वहीं अगर राज्यपाल नहीं, हाँ ठीक, आर्टिकल 123 के तहत है ये और राज्यपाल के लिए जो है 113 है, 213 है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो प्रस्तुत किया गया था वो 28 सितंबर 1993 को था। भारत में मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीके का क्वेश्चन हो जाता है ना कि जीएस का, कि भारत में मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे रंगनाथ मिश्रा थे।
अब है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्यों में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन है। अब है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति के सदस्य होते हैं कौन? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। जो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार होता है उसके सदस्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, राज्यसभा तथा राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। यहाँ जो प्रश्न ये लाया था मुझे याद आ गया, वो राज्यसभा के सभापति लिखा हुआ था, ना कि उपसभापति, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ था, जो कि गलत था। भारत के राज्यसभा के उपसभापति होंगे। अब है भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में सही कथन क्या है? इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की होती हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना अनिवार्य है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवकों की परिभाषा दी गई है, धारा 2(1)M के अंतर्गत दी गई है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में शामिल नहीं है। राज्य के सशस्त्र बल जो है वो नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। भारत का विधिक आयोग का अध्यक्ष नहीं होता। पदेन सदस्य कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होंगे, फिर आप देखेंगे वो गृह मंत्री होगा, फिर राज्यसभा के उपसभापति होंगे, फिर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अब सही कथन, तो कथन और कारण के प्रश्न हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। बात सही है। उक्त आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो धारित कर सकता है। तो दोनों ही सही हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से होती है 3 वर्ष तक या 70 वर्ष, जो भी पहले वो प्राप्त कर सके। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद पर नियुक्ति होने के अधिकृत कौन है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? वह राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री के प्रभारी और राज्यपाल में से राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? वह राज्यपाल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में शामिल है विधानसभा का अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किए जाते हैं? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। अब है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्तियों की दशा में किसी एक सदस्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति है किसमें? राज्यपाल में है। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसे? राज्य सरकार के समक्ष रखता है। राज्य मानव अधिकार अध्यक्ष आयोग का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना, क्योंकि इनका जो सजा देने का प्रावधान किया गया है वह जो है न्यायालय करेगा, ना कि आयोग करेगा। अब है आयोग। राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक प्राधिकारी समझे जाते हैं, लोक सेवक समझे जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179,
धारा 180 या धारा 228 में से वर्णित अपराधों के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है, सिविल न्यायालय समझा जाता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में आयोग स्वप्रेषण से या किसी अर्जी की प्राप्ति करता है, केंद्र सरकार की से रिपोर्ट मांग सकता है। मानव अधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजन के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम 7 वर्ष तक प्रैक्टिस में रहा हो। संवैधानिक संस्था नहीं है। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग 324 में लिखेगा, राज्य वित्त आयोग जो आपको 280 में देखने को मिलेगा, जिला पंचायत को आपको देखने को मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न यूपी पीसीएस में कई बार आ चुका है और कई विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। इसको एक बार देखिए, पहले इसको थोड़ा रफ कर दे। हाँ, अंतर राज्य परिषद का गठन कब हुआ? अंतर राज्य परिषद का 1990 में हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद 1992 में हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो हुआ 1964 में हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में हुआ। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC रोतलवाड़ा थे। इसके स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिक आयोग मतलब जो कानून आयोग होगा उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री MC रोतलवाड़ा थे। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग के संबंधित कथन सही है कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है। इसके अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकटचैया ने की थी। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? MN वेंकटचैया थे। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता। अब मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों को अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया गया, जो गठित की गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा। मंडल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 1980 में। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। क्या नहीं है? धार्मिक कारण नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है? वह की गई है संथानन कमेटी की। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में आ चुका है। संथानन कमेटी किस लिए बनी थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए बनी थी। कब बनाया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग? 1965 में बनाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? वह है कोई भी अनुच्छेद में नहीं है, क्योंकि ये कानून के द्वारा बनाया गया है 1965 में। और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया था किस समिति की सिफारिश पर? संथानन कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग जो RTI है ना, वही उसी के बारे में पूछ रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963। भ्रष्टाचार निवारक कानून 1988। प्रवर्तन निदेशालय 1956। यही ED है। याद रखिएगा, बहुत चर्चा का विषय चल रही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की सिफारिशों पर।
राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है, सिविल सेवकों के हस्तांतरण को लेकर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इनका क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही है, क्या सही है? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेन देन नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग एक सांविधिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, राज्यपाल के समक्ष रखता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5। इस पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, किसके? अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग के। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का उपयुक्त चरित्र चित्रण कैसा है? लोक नीति को क्रियान्वयन करने वाला अभिकरण है ये। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज बैथम थे, ये याद रखिएगा, रोज बैथम थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वह भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से। प्रावधान जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था वह था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया था। ये देखिए इतना डीप में क्वेश्चन आ गया, अगर आए तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना चाहिए। संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है वह अनुच्छेद 310 है। सिविल सेवा के में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किया गया था, 2004 में किया गया था। भारत में नागरिक सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में या तो इसी वीडियो छोटा ये भी देख लेते हैं, अस्थायी विशेष प्रावधान देख लेते हैं। जो संविधान 370 के बाद कुछ और राज्यों को कुछ अस्थायी प्रावधान दिए गए, जैसे 370 भी एक अस्थायी प्रावधान था, वैसे कुछ और राज्यों को भी दिए गए हैं कुछ विशेष प्रावधान, उनके बारे में देख लेते हैं। किस किस का आर्टिकल में लिखा है? भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, वह देखेंगे 371 से लेकर 371 जे तक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में विशेष उपबंध किसके लिए है? वह असम के लिए है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए किया गया है। अब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 है कैसा? एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था। घटनाएं सही कालक्रम में व्यवस्थित हैं, कैसे? महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया सबसे पहले, फिर भारत का संविधान लागू हुआ। इन्होंने 48 में इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, 50 में संविधान लागू हुआ। फिर हुआ कि जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, ये भी सही था। फिर जम्मू एवं कश्मीर का नया संविधान जो हुआ वो लागू होता है करीबन 1958 में लागू होता है। तो इस तरह से ये जो विभिन्न अस्थायी प्रावधान तो वो भी हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चुनाव आयोग के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।